नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कमाई नहीं तो मोरेटोरियम कितना सही, इसमें आपका स्वागत है। कोरोना काल में अगर आपकी सैलरी कम हो गई है, नौकरी का नुकसान हुआ है या बिजनेस चौपट है, आप लोन की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 2 साल बाद चुका दें। ये सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि 2 साल बाद। ऐसा हम नहीं, देश का सबसे बड़ा बैंक SBI बोल रहा है, जो अपने ग्राहकों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत 2 साल तक EMI के झंझट से छुटकारा दे रहा है। ग्राहक 24 दिसंबर 2020 तक इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये जो लोन में छूट देने का विकल्प, EMI में छूट देने का विकल्प SBI ने दिया है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर आपने लोन लिया है तो क्या आप इस छूट के लिए योग्य हैं, क्या आप एलिजिबल हैं इसका फायदा लेने के लिए। ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। और अगर आप इसका फायदा उठाते हैं, लोन में छूट स्कीम का फायदा उठाते हैं, तो क्या लॉन्ग टर्म में ये वाकई आपके लिए फायदेमंद होगा, या कहीं आपको ये नुकसान तो नहीं दे जाएगा, कहीं आपका लोन ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, कहीं आपका इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ जाएगा। ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के इस खास शो में, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अगर आपने स्टेट बैंक से लोन ले रखा है और कोरोना के चलते नौकरी जाने, काम धंधा चौपट होने या सैलरी घटने से आप EMI नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि SBI ने अपने रिटेल ग्राहकों को लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत 2 साल तक के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा देने जा रहा है। इस स्कीम के तहत अगर ग्राहक कोरोना से प्रभावित हुआ है और EMI चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें 2 साल का मौका दिया जाएगा। अगर आपकी सैलरी अगस्त 2020 में फरवरी 2020 की तुलना में घटकर आई है, लॉकडाउन में आपकी सैलरी कट या लेट हो गई है, जॉब चली गई है, या काम धंधा चौपट हुआ है या बंद हो गया है, ऐसे लोग लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के पात्र माने जाएंगे। इस योजना के तहत हाउसिंग, पर्सनल, एजुकेशन और ऑटो लोन कवर होंगे, लेकिन इसमें कमर्शियल ऑटो लोन कवर नहीं किया जाएगा। स्कीम का फायदा लेने के लिए आप इसके लिए 24 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए अप्लाई करना बेहद आसान है। आपको इसके लिए बैंक भी नहीं जाना होगा, आप घर बैठे स्कीम का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद OTP से वैलिडेशन पूरा होने और कुछ जरूरी जानकारियां डालने के बाद आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर अपनी एलिजिबिलिटी का पता चलेगा। यहाँ आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। रेफरेंस नंबर 30 दिन तक मान्य होगा। इस दौरान आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैंक जा सकते हैं। वेरिफिकेशन और बैंक में डॉक्यूमेंट्स के एग्जीक्यूशन के बाद ही प्रक्रिया पूरी होगी। ग्राहक की सुविधा के लिए ये प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, लेकिन आप चाहें तो SBI की ब्रांच जाकर भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो हैं फरवरी 2020 और लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 24 महीने का मोरेटोरियम खत्म होने के बाद की एक अनुमानित सैलरी या इनकम का घोषणा पत्र देना होगा। नौकरी से निकाले जाने पर रिलीविंग लेटर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट देना होगा। बिजनेस बंद होने पर फरवरी 2020 से लेकर लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करने के 15 दिन पहले तक का ऑपरेटिंग अकाउंट का स्टेटमेंट देना होगा। साथ ही अपने बिजनेस से कोरोना से प्रभावित होने का डिक्लेरेशन भी देना होगा। बैंक ने साफ किया है कि ये सुविधा सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी जिनका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा आसान शब्दों में समझें तो इस सुविधा का फायदा सिर्फ वही ग्राहक ले पाएंगे जिन्होंने लोन पेमेंट में 1 मार्च 2020 तक
30 दिन या इससे ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं किया है, साथ ही जिनकी आमदनी पर कोरोना का असर पड़ा है। 2 साल तक एसबीआई की लोन मॉरिटोरियम सुविधा लेने वाले ग्राहकों को 0.35% का अतिरिक्त ब्याज बैंक को चुकाना होगा। एसबीआई ने साफ किया है कि इस स्कीम का मकसद सभी रिटेल लोन ग्राहकों को राहत देना है जो कोरोना के चलते प्रभावित हुए हैं। लेकिन पोर्टल शुरू होने के पहले दिन 3,500 से ज्यादा रिटेल कस्टमर्स ने पोर्टल पर एलिजिबिलिटी चेक की, लेकिन इनमें से सिर्फ 111 ग्राहक ही स्ट्रक्चरिंग के योग्य मिले, यानी कि महज 3%। ये आंकड़े थोड़े चिंता में डालने वाले हैं। स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है। उसके लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा देने के बाद अब माना जा रहा है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक भी अपने ग्राहकों को जल्द ही ये सुविधा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी है रिपोर्ट। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं और इसलिए ये शो आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आप इधर उधर सुनेंगे, इधर उधर की बातें सुनेंगे तो आपके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए आज हमने बुलाया है सीएस शेट्टी साहब को, जो कि एमडी रिटेल एंड डिजिटल बैंकिंग है एसबीआई के। अब एसबीआई के ही अगर अधिकारी हमारे साथ हैं तो उनके मुंह से ही आप सुनेंगे पूरी प्रक्रिया के बारे में, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि किस तरह की छूट आपको दी जा रही है और ये छूट आपको लेना चाहिए, और अगर आप लेते हैं तो क्या वाकई आपके लिए फायदेमंद होगा, ये समझाने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल, चूंकि सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है शेट्टी साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनकी जितनी भी दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएं। तो मैं फटाफट आपसे सवाल पूछना शुरू करता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ये जो ईएमआई में छूट, जिसको हम मोरेटोरियम कहते हैं, इसका प्रावधान आपने ये कहा कि 2 साल तक आप लोन मोरेटोरियम देंगे, तो ये फायदा लेने के लिए किस तरह की पूरी प्रक्रिया होगी और मैं योग्य हूं या नहीं हूं इस मोरेटोरियम का फायदा उठाने के लिए, ये मैं कैसे समझ पाऊंगा, कैसे जान पाऊंगा? पूरी प्रक्रिया समझा दें और योग्यता क्या है ये जरा समझा दें सर। आपने एक्चुअली बहुत बढ़िया ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाया गया है पूरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट आपने बहुत अच्छा से दिखाया आपका व्यूअर्स को। बट आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू थिंग्स। शुक्रिया। ये जो भी रिस्ट्रक्चरिंग का हमने घोषणा किया है, दैट इज आफ्टर द आरबीआई रेगुलेशंस। जो भी हमने स्कीम तय करके आपके सामने लेके आए हैं, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कोविड इंपैक्टेड बोरोवर्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि आप टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट करने से पहले यू शुड बी क्लियर दैट आपका जो भी इनकम है कोविड बिकॉज ऑफ कोविड वो इम्पैक्ट हुआ है, then only you are eligible. Otherwise, eligibility for restructuring is not available as per the RBI guidelines. जो स्टेट बैंक ने किया है, we have devised our restructuring plan in accordance with the RBI guidelines. But 2-3 important things which I would like to say that during COVID period, lot of people may not like to visit the branches. हमारा जो processing center है वहां जाके whether I am eligible or not. इसके लिए हमने frequently asked questions हमारा वेबसाइट में डाला, उसमें डाल दिए हैं और एक सिंपल टूल वहां पे प्रोविजन दिया हुआ है। इसमें आपका अकाउंट नंबर एंटर करते ही आपका एलिजिबिलिटी चेक हो जाता है। One of the major checkpoints is one of the major checkpoints is that whether your account was standard as on 1st March and overdue was not more than 30 days, right? So if you are not fulfilling these conditions, आप आगे नहीं जा सकते, तुरंत बता देता है आप एलिजिबिलिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, large number of people who tested on the website,
they were not eligible because most of them ओके did not fulfill this criteria. हाँ Okay. Number two, once you are अच्छा, eligible ठीक है। because your account was standard and not overdue for more than 30 days on 1st March. If you are eligible, it says that you are eligible. हाँ Then you click on OTP button. एक बार when you press OTP, you will get a OTP which is on the mobile which is registered with us, right? वो मोबाइल में जो OTP आता है, जी, if you enter, फर्दर प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है. ओके फर्दर ठीक है। प्रोसेसिंग में दो तीन ठीक है, इंपॉर्टेंट ठीक चीजें याद रखनी है. या सो हाँ You हाँ। want me to ये proceed? चलिए आपने पहला स्टेप बताया कि पहले तो आप ये चेक कर लें। जी जी Yes. जी मैं आता हूं सर। आपने बड़ा अच्छा बताया कि पहले तो आप ये चेक कर लें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। लेकिन ये बड़ा अच्छा आपने बताया और सर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे अगर आप ज्यादा हिंदी में समझा पाएंगे, क्योंकि जी बिजनेस देश का नंबर 1 हिंदी बिजनेस चैनल है और सबसे पहला हिंदी बिजनेस चैनल है, तो हमारे बहुत बड़े दर्शक वर्ग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो अगर आप आगे सर ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए और बेहतर होगा अपने दर्शकों को समझाना। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है शेट्टी साहब कि जिस पोर्टल का आपने जिक्र किया, जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, अगर मान लीजिए मैं वहां पर चेक करता हूं और मैं एलिजिबल हूं, मैं योग्य हूं, तो क्या पोर्टल पर ही पूरी जो प्रक्रिया है मोरेटोरियम की वो पूरी हो जाएगी या मुझे ब्रांच जाना पड़ेगा? तो ये पोर्टल में आप ये चेक कर लेते हैं दैट आपको कितना महीने मोरेटोरियम मिल सकता है. ये 24 मंथ्स आपने जो बोला है वो मैक्सिमम है, राइट? 24 मंथ्स इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ मोरेटोरियम. उसमें कभी कभी क्या होता है, एज ऑफ द एप्लीकेंट और आपका तनख्वाह, जो EMI टू नेट मंथली इनकम जो कहा जाता है, EMI टू NMI रेशियो, वो हमने 70% से ज्यादा हम अलो नहीं करते हैं. सपोज आपका तनख्वाह घट गया है और आपने मोरेटोरियम मांगा है, उसके हिसाब से आपका EMI NMI 70% क्रॉस हो रहा है, देन आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा. सो ये सब चेक करके आपको बता देता है आपको कितना मोरेटोरियम मैक्सिमम मिल सकता है. देन आफ्टर दैट ये जो आप उसके मोरेटोरियम से सहमत है, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जब जैसा भी आपने पूरा फॉर्म कंप्लीट करेंगे. वो रेफरेंस नंबर आपने बताया भी आपका चैनल में, ठीक है, 30 दिन ठीक है। तक वो जारी रहेगा. वो रेफरेंस नंबर लेके ब्रांच में जा सकते हैं. हाँ बट अभी हम एंड टू एंड नहीं किया ठीक है, थोड़ा तो अभी आप मतलब process बैंक जाना होगा, मतलब फाइनली ये है कि बैंक ब्रांच जाना में आपको होगा। जाना होगा। ये फेज 1 में जाना होगा. हम थोड़ा इंप्रूव और कर रहा है. 15-20 दिन में पूरा ब्रांच के जाने का भी कोशिश, हमें जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा. ये सिंगल बारोर है, आपका होम लोन लिया है, आप अकेला बारोर है, आपका स्पाउस नहीं है साथ में, को बारोर, आप सिंगल बारोर है. आपको एंड टू एंड जर्नी फाइनलाइज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. बट अभी तो फिलहाल जाना पड़ेगा. ओके, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। जी जी शेट्टी साहब, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि अगर आपका जॉब लॉस हुआ है, सैलरी कट हुई है या बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ है तो आप मोरेटोरियम के लिए एलिजिबल हैं। अब मान लीजिए किसी की सैलरी 5% कट हुई है, लेकिन अगर 5% या 10% सैलरी कट होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति EMI चुकाने के लिए सक्षम है, क्या तब भी उन्हें मिलेगा? या जब बिल्कुल कोई असमर्थ हो जाएगा EMI चुकाने के लिए तभी आप उन्हें ये फायदा देंगे? सो जो भी आपका तनख्वाह में घट गया है 5%, 10%, वो सब लोग एलिजिबल होंगे. एक ही चीज मैं बताना चाहता हूं, जो जॉब लॉस हुआ है बट आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 24 मंथ्स के बाद भी आपको जॉब मिलने वाला नहीं है, ये मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा. अच्छा, बट आपको 12 महीने में जॉब दोबारा मिलने का संभावना है. Then you can go ahead and request your restriction. ये बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया डिस्कशन हो रहा है, बहुत अच्छा आप समझा रहे हैं। और चूंकि हम इस सवाल पे आ गए हैं कि अगर मान लीजिए किसी की सैलरी कट होती है, लेकिन सैलरी कट होने के बाद भी अगर कोई शख्स EMI चुकाने में सक्षम है तो उन्हें
क्या मोरेटोरियम का फायदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यह बहुत बढ़िया से समझाने के लिए हर्षवर्धन रुंगटा जी हमारे साथ बने हुए हैं। रुंगटा जी, आप बताएं सर कि अगर मान लीजिए किसी की सैलरी कट हुई, लेकिन कट होने के बाद भी कई बार होता है कि आपकी सैलरी कट हुई लेकिन आपकी सैलरी इतनी ज्यादा है या आपका बिजनेस इतना ठीक ठाक है कि थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाए तो आप ईएमआई चुकाने में सक्षम होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को लोन मोरेटोरियम का फायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, देखिए, एक बात बहुत सिंपल है कि अगर आप लोन पे रीपे करने की सक्षम है, आपके पास तो कैश फ्लो है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ये मॉरेटोरियम आपके लिए है ही नहीं। पहली बात तो आपको ये समझना है कि आरबीआई ने ये सुविधा क्यों लाई थी। उन्होंने इसलिए लाई थी कि काफी ऐसे लोग हैं जिनका जॉब लॉस हुआ है, सैलरी कट हुई है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो ये उन्हें एक सुविधा के रूप में मिली है। ये कोई एक बोरोवर का हक नहीं है। और ये जो फैसिलिटी है, जो मॉरेटोरियम जो स्कीम है, ये कोई बिना कॉस्ट के नहीं आ रही है। लोगों को बहुत ध्यान रुंगटा जी, हम उसमें नहीं जा रहे हैं सर। अगर आप ये रुंगटा जी एक मिनट सर, एक मिनट रोकना चाहूंगा। रुंगटा जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा। हम उसमें नहीं जाते हैं सर कि ये बात ठीक है कि जिनको आर्थिक दिक्कत है उन्हीं के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन चूंकि एक प्रोविजन है कि भाई आपकी सैलरी कट हुई है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सैलरी कट होने के बाद भी अगर मान लीजिए कोई दूसरा विकल्प है आपके पास ईएमआई चुकाने का, तो क्या ईएमआई चुकाना चाहिए या इस विकल्प को ऑप्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए सर? इस पे आप अगर जरा बताएंगे एज ए फाइनेंशियल प्लानर तो हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तो ये आपके हित में है कि आप पेमेंट करें। कारण ये है कि अगर आप मॉरेटोरियम लेते हैं तो उसका एक कॉस्ट है, ये फ्री में नहीं मिल रहा। तो इसमें आपको समझना है कि आप मॉरेटोरियम अगर ले रहे हैं तो आपको पहली बात तो 35 बेसिस पॉइंट 35 बेसिस पॉइंट का आपको ब्याज भी ज्यादा देना है फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर। दूसरी बात यह कि अगर आप टेन्योर का लोन का टेन्योर बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आपको समझना होगा। ये इम्पैक्ट ये कि मान लीजिए कि अगर आप 6 महीने से भी अगर लोन का टेन्योर बढ़ाते हैं तो ईएमआई भी आपकी आगे जाते हुए बढ़ेगी। तो मान लीजिए इसका करीबन जो असर है वो असर आपका 12 से 14 महीने का भी ईएमआई बढ़ जाती है। तो ये कॉस्ट है, अगर आप भर पाते हैं तो बेशक और डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया रुंगटा जी ने बताया कि अगर आप ईएमआई भरने में सक्षम है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप ईएमआई भरने में सक्षम है सैलरी कट के बाद भी, बिजनेस में नुकसान के बाद भी, तो आपको ईएमआई भरना चाहिए। ये आपको मुफ्त में नहीं मिल रहा है, ये आपको एक राहत के तौर पे दिया जा रहा है। इसके लिए आपको आगे भुगतान करना पड़ेगा, आपको 0.35% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, आपका टेन्योर भी बढ़ जाएगा। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सवाल आपसे पूछेंगे शेट्टी साहब, फिर हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद चर्चा होगी कि ये जो 0.35% वाला मामला है, इसको अगर जरा थोड़ा डिटेल में आप समझा दें कि मान लीजिए अगर कोई इसका फायदा लेता है मोरेटोरियम का, तो कितना ज्यादा उन्हें ब्याज चुकाना होगा, अगर आप ये आसान भाषा में समझा दें तो। आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट है उसके ऊपर 10% प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा बैंकों को और जो भी लेंडर है। ये 10% जो भी प्रोविजन एडिशनली करते हैं, ये प्रोविजन वापस जब तक ये 20% ऑफ द लोन इज नॉट पेड, तब तक ये प्रोविजन वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये प्रोविजन का कॉस्ट जो है हमारा हिसाब से 70 बेसिस पॉइंट लग रहा है, 0.7% लग रहा है। उसमें हमने ये डिसीजन लिया है पूरा हम कस्टमर के ऊपर नहीं डाले, उसमें 50% हम ऑब्जर्व करेंगे कॉस्ट, एंड 50% कॉस्ट 35 बेसिस पॉइंट जो 0.35% आप जो कह रहे हैं, रुंगटा जी ने बताया, वो एडिशनल कॉस्ट में इंटरेस्ट में जुड़ा जाएगा। सो ये सही है रुंगटा जी जो भी कहा है, वो जो भी जिनके पास वो कैपेसिटी है पे करने का, कोई दूसरा इनकम है, सो मोरेटोरियम अवॉइड करना अच्छा होगा। ये कॉस्टली है, कॉस्ट ये 35.35% का ये नहीं है, उसका लंबा टेनर चला जाएगा एंड इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। यस, ये बहुत ही बारीक बात है कि जो लोग सक्षम है उनको चुकाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके लिए ढेर सारे सवाल हम पूछेंगे कि अगर आपने 2 लोन लिया हुआ है, ऑटो लोन,
होम लोन, तो क्या आप दोनों लोन पर मोरेटोरियम का फायदा ले सकते हैं? क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस लोन के लिए, इस लोन का फायदा उठाने के लिए, और क्या 2 साल के बाद भी आपको इसका फायदा मिल सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आप जानना चाह रहे होंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। शेट्टी साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इस मोरेटोरियम का फायदा उठाने के लिए? क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपने बताया है दैट, हम भी बताया है, ये जो भी बोरोवर्स है कोविड इंपैक्ट होना चाहिए, कोविड उनका इनकम इंपैक्ट होना चाहिए कोविड से। सो उसके लिए हमने बोला फरवरी 20 में जो लॉकडाउन के पहले जो 1 मार्च का जो कट ऑफ डेट है, उससे पहले जो भी आपका इनकम है, सैलरी स्लिप हो और आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो, और आप जो भी जीएसटी पे करने वाला है तो उसका जीएसटी का स्टेटमेंट हो, वो लेके फरवरी का इनकम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और उसके बाद अगस्त का जो भी इनकम है अभी जो कम हुआ है, इंपैक्ट हुआ है, उसका सैलरी स्लिप कोई तनख्वाह घट गया तो और इनकम घट गया तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये साथ में लेके जाना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो इट इज टू एस्टैब्लिश दैट आपका इनकम इंपैक्ट हो गया कोविड से। पैन कार्ड, आधार कार्ड को चाहिए सर? नो, आप वो हमारा कस्टमर है ना, वो सब जरूरत नहीं है, हम तो जानते हैं, वो उनको लोन भी दिया हुआ है, राइट? ठीक है। तो ये कोई भी डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है, वो इनकम का प्रूफ चाहिए बस। एंड इनकम का जो भी फरवरी का सैलरी क्या है, अभी सैलरी क्या है, एक और इंफॉर्मेशन उनको देना चाहिए। दैट ये 6 महीने मांग रहा है या 12 महीने मांग रहा है मोरेटोरियम, उसके बाद उनका सैलरी क्या होगा, जब भी नॉर्मल हो जाएगा सैलरी, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसके लिए भी कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है, कोई स्टेटमेंट डिक्लेरेशन दिए तो बस है, बिकॉज उसका प्रूफ तो एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल डॉक्यूमेंट, कोई झंझट नहीं है। अगर सर किसी ने 2 लोन लिया है शेट्टी साहब, हाँ, अगर मान लीजिए किसी का 2 लोन है, होम लोन भी है, ऑटो लोन है, कार लोन है, तो क्या दोनों लोन पे मोरेटोरियम का फायदा ले सकते हैं? ये जितना भी लोन पे ऊपर मोरेटोरियम का फायदा ले सकते हैं, बट हम ये एलिजिबिलिटी चेक करते हैं ना, वो टाइम में हम पूरा उनका इंस्टॉलमेंट ईएमआई का जो भी है, 3 लोन है तो 3 ईएमआई जोड़ लेते हैं, एंड उसका ईएमआई एनएमआई कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ईएमआई एनएमआई 70% क्रॉस नहीं कर रहा है, अच्छा, तो जितना भी लोन है वो मोरेटोरियम में ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिमिट नहीं। जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया सर कि सारे लोन पे इसकी सुविधा आप ले सकते हैं। एक छोटा सवाल रूंगटा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कार लोन है और होम लोन है और दोनों पर इसका फायदा मिल रहा है, तो आपके हिसाब से क्या दोनों पर लेना चाहिए मिलते हुए भी, या कार लोन पर फायदा लेने को अवॉइड करना चाहिए? आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डेफिनेटली है। जैसे आपने कहा कि अगर एलिजिबिलिटी है मुझे दोनों लोन पे मोरेटोरियम मिलने का और आपकी जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको दोनों पे लेना होगा। लेकिन आपकी अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कोई भी एक लोन पे ले सकते हैं और दूसरे पे आप अवॉइड कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप पार्शियली आपको मोरेटोरियम की जरूरत है, एक लोन का आप पेमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कम से कम मोरेटोरियम लिए, क्योंकि हमने उसके फायदे ऑलरेडी बता दिए आपको। और ये निश्चय कर ले कि आप कौन से लोन पे ले रहे हैं। अगर आपका कार लोन, हाउसिंग लोन से डेफिनेटली उसका ब्याज ज्यादा होता है, तो ये बेटर होगा कि आप कार लोन का रीपेमेंट करते रहें और होम लोन पे बेनिफिट ले लें। कारण ये है कि कार लोन का जो आपका टेन्योर है वो यूजुअली होम लोन से कम होता है, तो जितना जल्दी हो आप कम से कम अपना कार लोन रीपे कर दें। और एक हाउसिंग लोन है वो लो इंटरेस्ट रेट पे आपका चल रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है आगे जाते हुए मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद लोन टेन्योर के ऊपर आपका इम्पैक्ट थोड़ा कम आएगा। तो पहली बात अवॉइड करें जी। लेकिन अगर लेना पड़े तो जितना कम से कम मोरेटोरियम लेना है उतना कम से कम ले, और अगर चुनाव करना है दोनों में से तो होम लोन पे आप मोरेटोरियम ले रहे, कार लोन को भरते रहे। यस, ये बहुत ही बढ़िया समझाया सर आपने कि कैसे आपको फायदा लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया रुंगटा साहब आपका और शेट्टी साहब आपका। शेट्टी साहब आपने बहुत डिटेल में आसान भाषा में सारे सवालों के जवाब दिए। हालांकि बहुत सारे सवाल अभी और थे जो मुझे पूछने थे, आपसे वक्त की कमी है, टीवी में थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। आगे फिर आपसे बात होगी। बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे दर्शकों को समझाया डिटेल में
कि इस स्कीम का फायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।